तो हेलो गाइस, कैसे हो भाई आप सब लोग। आप लोगों का स्वागत है भाई फिर से एक नई वीडियो के अंदर एमबीबीएस बर्गर पर। तो यार आज की जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब आप इसे इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं। अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जब देने के लिए जाते हो, जितना मैंने पढ़ा दिया ना, और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से आप पहले एक दिन पहले देख रहे हो भाई, उतना अगर तुमने इस वाली वीडियो को ढंग से देख लिया, याद हो जाएगी यहीं पर चीज़ें, सारी चीज़ें तुम करके आओगे बिल्कुल एकदम। ठीक है। एक्चुअली क्या थोड़ा सा इस वाली वीडियो में जो ऑर्डर है मेरा, अगर तुम वैसे नहीं लिखना चाहो या दूसरी तरीके से कैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख करके आना, पर जिस तरीके से मैंने बताया है, जो जो पॉइंट मैंने मेंशन करे हैं शुरुआत में ही, जो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर ठीक है। मैंने जो चीज़ शुरुआत से ही मेंशन करना चालू करी है, एक्चुअली में थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि मैंने शुरुआत में उन वाले पॉइंट्स को कवर करा है जो पॉइंट्स तुम लोग ज़्यादा असल भूलोगे, और एंड तक आते आते वो वाले पॉइंट्स आएंगे जो तुम लोग याद होंगे, ये थोड़े से लीस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। तो चलो यार चालू करते हैं। सबसे पहले HbA1c। यार ये HbA1c क्या होता है वाला, पहले तो चलो यार हम लोग जो यूजुअल बातें करते हैं पहले वो कर लेते हैं। जैसे सर क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 10 से 15 मार्क्स, और जितना लिखा दिया उतना ही लिख करके आओगे। मैं बता रहा हूँ कि आपको 8 से 9 नंबर गारंटेड गारंटेड जाओ। ठीक है ना। तो HbA1c क्या होता है यार, HbA1c का सिंपल सा मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन विद एडिशन ऑफ ग्लूकोज। इसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। और ये बनता कैसे है? ग्लाइकोसाइलेशन से बनता है, विच इज़ अ स्टेबल लिंकेज। ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन से बनता है, स्टेबल लिंकेज होता है। अब यार ये आखिर मतलब कैसे बनता है, क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एन टर्मिनल ऑफ बीटा चेन पर इसमें अटैचमेंट होता है। एन टर्मिनल वैलिन होता है वहाँ पर, उससे अटैचमेंट होता है। ठीक है। तो वैलिन से अटैचमेंट होता है इसका बीटा चेन के। ठीक है। पर अब ये थोड़ा सा मतलब वही बात है, और एन टर्मिनल यानी कि बिल्कुल एंड में होता है। ओके। ठीक है। अब देखो सुनो, वैसे मैंने यहाँ पर दिखाया भी है, देखो ये आरबीसी है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बीटा चेन, एंड चेन अमाइनो एसिड, यानी कि एन टर्मिनल की बात चल रही है, उससे ग्लूकोज का एडिशन हो जाना, ग्लाइकोसाइलेशन। और मैंने अमाइनो एसिड का नाम भी बता दिया, क्या होता है? वैलिन होता है। ठीक है। HbA1c, और इसका जो अमाउंट होता है वो मैटर करता है। ठीक है। अब कैसे मैटर करता है, क्या करता है, उसे देखते हैं। तो देखो भाई, इसका जो नॉर्मल अमाउंट है वो हमारे को मिलता है 6% से कम। ठीक है। वो कितना मिलता है हमारे लिए? 6% से कम होना चाहिए। ठीक है। रिस्क फैक्टर आता है जब 8% से ज़्यादा हो जाता है। अब आखिर सर HbA1c को आजकल है ना बहुत इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है। ठीक है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है? देखो सुनो, पहली बात तो ये वाली बात तो आप सबको मालूम होगी कि जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का होता है। ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यार आखिर HbA1c को इतना ज़्यादा मतलब आजकल बहुत अच्छा एक तरीके से बोला जा रहा फैक्टर है, बजाय आप डायरेक्ट ग्लूकोमीटर से, जो ग्लूकोज की मशीन होती है ना उससे आप मेज़र करते हो, उससे भी अच्छा बोला जा रहा है। मतलब कि ये बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करता है ग्लूकोज का लेवल। मतलब ये एवरेज ग्लूकोज बता देता है कि एवरेज ग्लूकोज 6 से 8 हफ्तों के अंदर कितना रहा उस पर्सन का, वो ये बताता है। ठीक है। 6 से 8 हफ्तों के अंदर कितना उसका एवरेज ग्लूकोज रहा उसको बताता है। मान लो कि यार तुम्हारे किसी कज़िन वगैरह की शादी थी, तुम गए, खूब एकदम लपेट के तुम खाना खाकर, क्या है, मिठाई वगैरह तुमने बहुत सारे स्वीट्स खा लिए, तो जब तुम सुबह नापोगे तो तुम्हें कंपैरेटिवली क्या मिलेगा? ग्लूकोज बढ़ा हुआ मिलेगा। पर वहीं पर ही अगर तुम HbA1c कराओगे तो वो क्या बताएगा तुम्हारे को? तुमने 6 से 8 हफ्तों के अंदर एवरेज ग्लूकोज कितना कंज्यूम करा है। ठीक है। अगर मान लो कि आपका जो वो 6% से कम आ रहा तो अच्छी बात है। मान लो कि आपका 7% से कम आया, यानी कि लगभग 6 से 7% के बीच में आ रहा है आपका। ठीक है। तो आपका यानी कि बहुत अच्छा कंट्रोल है। और गुड कंट्रोल कब देखोगे? जब 7 से 8% होगा। मतलब इसको आपको एक्सीलेंट पर लेकर के जाना है कि पेशेंट को एडवाइस करना है। तो जो हमारे को पेशेंट को एडवाइस करना है वो क्या करना है कि वो हमारे को एक्सीलेंट कंट्रोल पर लेकर के आए। क्लियर है? क्योंकि इसका बढ़ा हुआ अमाउंट क्या बताएगा? डायबिटीज़ मेलाइटस को बताता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच टेस्ट इज डन फॉर चेकिंग द सीवियरिंग ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। सीवियरिंग मतलब कि कौन सा ऐसा है जो सीवियरिटी चेक करता है डायबिटीज़ मेलाइटस की। चलो चेक करते हैं। देखो यार एक चीज़ समझना, इसका आंसर है वैसे फ्री फैटी एसिड एस्टिमेशन। अब ये क्या बात हुई सर? देखो यार, मान लो आप ओपीडी में बैठे हुए, आप ओपीडी में, आपके सामने पेशेंट आया, पेशेंट जो है उसका आपने ग्लूकोज लेवल चेक कराया, ग्लूकोज लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ आ रहा है, पर आपको देखना है कि यार आपने डिटेक्ट कर लिया कि वो डायबिटीज़ मेलाइटस है।
पर वो पेशेंट कुछ ज़्यादा ही खतरनाक कंडीशन में आया है। तो देखना कि जो डॉक्टर्स वगैरह वो दो टेस्ट कराएंगे। सबसे पहले फ्री फैटी एसिड का जो एस्टिमेशन होता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, और दूसरा टेस्ट कराते हैं क्रिएटिनिन का। ठीक है, मान लो चल नहीं पा रहा है, पसीने आ रहे हैं, मतलब उसको रीनल प्रॉब्लम हो रही है, उसको डायरिया हो रखा है, तो फिर यार ऐसे में कौन सा टेस्ट कराएंगे हम उसे? फ्री फैटी एसिड। फ्री फैटी एसिड से हम लोग सीवियरिटी पता लगाते हैं। ठीक है, और क्रिएटिनिन से क्या पता लगाएंगे? यार ये थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री के लिए छोड़ते तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलो, तो फ्री फैटी एसिड से सर सीवियरिटी कैसे पता लगाएंगे? तो देखो यार, यहाँ पर ध्यान से आप लोगों को समझ में आएगा। जो फ्री फैटी एसिड होता है उसमें क्या प्रेजेंट होंगी? कीटोन बॉडीज। मान लो कि अगर बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो फिर वो किस पर आ जाएगी? कीटोन बॉडीज़ पर। कीटोन बॉडीज़ का क्या होगा? कंजम्पशन होगा, कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन होगा। तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी? एसिडिक पीएच होगी। एसिडिक पीएच की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ गया, यानी कि बॉडी का पीएच कैसा हो गया? कम हो गया। एसिडिक पीएच पीएच तो ब्लड डिक्रीज हो गया। अल्टर्ड बॉडी फंक्शन ड्यू टू प्रोटीन डीनेचुरेशन। ये वाली बात समझ में आई? क्योंकि पीएच के लिए क्या होते हैं? एंजाइम सेंसिटिव होते हैं। कीटोन यूरिया देखने के लिए मिलेगा विच इज़ हार्मफुल। ठीक है, तो हम लोग यूरिन का टेस्ट कराते हैं कीटोन के अंदर, जो कि हार्मफुल होता है अगर आएगा तो। नेक्स्ट, अब हमारे पास अगला टेस्ट आता है जीटीटी। बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है यार, कई बार शॉर्ट नोट आ जाती है इस वाले टॉपिक पर। ठीक है, समझना इसे क्या होता है। तो एक्चुअली जीटीटी होता है एक टेस्ट होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज को मेटाबॉलिक स्टेट में एसेस करने की कोशिश, मतलब कि ग्लूकोज कितना मेटाबॉलिकली एक्टिव काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ग्लूकोज कितना बॉडी में है, क्या चीज़ है, इस सब के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट कराते हैं? जीटीटी कराते हैं। पहली बात तो देखो, तीनों टेस्ट है, तीनों के अपने अलग अलग है। HbA1c कब कराया हमने? HbA1c कराया आजकल रिप्लेस कर रहे हैं उसे, एवरेज ग्लूकोज के लिए कराते हैं 6 से 8 हफ्ते में। वैसे अगर मान लो कि आपके पास कोई पेशेंट आएगा ओपीडी में, तो फिर आप लोग HbA1c थोड़ा ना कराने भेजोगे, आप तो तुरंत ग्लूकोमीटर लेकर के आप लोग खुद उसका पहले टेस्ट करोगे कि एक्चुअली में कितना आ रहा है। ठीक है, ग्लूकोज कितना आ रहा है उस हिसाब से आप लोग फिर एनालिसिस निकालोगे अपनी। दूसरा, हमने सीवियरिटी को चेक करने के लिए कौन सा कराया? कीटोन का टेस्ट कराया। और तीसरा अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जीटीटी। जीटीटी किस लिए कराते हैं? ग्लूकोज की मेटाबॉलिक स्टेट को जानने के लिए कि कैसी है। तो हमने क्या करा? सबसे पहले फास्टिंग ग्लूकोज है उसको चेक कर लिया, फिर 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज को एडमिनिस्टर करा, और आफ्टर 2 घंटे फिर से लेवल को चेक करा। अब देखते हैं आखिर क्या चीज़ है। देखो सुनो, ग्लूकोज लेवल जो फास्टिंग का था वो कितना निकल करके आएगा? 110 से कम होना चाहिए तभी नॉर्मल है। 110 से 126 में इम्पेयर्ड होता है, और 126 से अगर ज़्यादा है तो डायबिटिक है। आफ्टर 2 घंटे जब हमने चेक करा तो लेस देन 140 मतलब नॉर्मल है। ठीक है, मतलब वही खाने वाला। ठीक है, 75 ग्राम्स ग्लूकोज वाला। इम्पेयर्ड कब निकलेगा? जब 140 से 200 के बीच में आएगा। वैसे 199 भी लेते कई लोग इसे, और जो आपके कॉलेज में बताया जा रहा है उसे ही लेना आप लोग, है ना। और मोर देन 200, ठीक है, इसके लिए आएगा, डायबिटिक के लिए। और इसका जो ग्राफ है बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। नॉर्मल ह्यूमन का जो ग्राफ आता है वो ब्लड ग्लूकोज का ऐसा बन के आता है, देखो आप लोग। ठीक है, ये देखो ब्लड ग्लूकोज लेवल का इस तरीके से ग्राफ आएगा नॉर्मल का। ये आवर्स ऑफ वो है। ठीक है, कि जब हमने 2 घंटे बाद कराया, जब हम लोग 1 घंटे में कराते तो देखो थोड़ा सा ज़्यादा आता नहीं आता 2 घंटे वालों से। इसीलिए तो हमारे को चेक करना था यार कि 2 घंटे ही हमने नॉर्मल रेंज लेते हैं, ये हमने स्टैंडर्ड टाइम बना रखा है, 2 घंटे ही लेनी है। ठीक है, और 126 से तो कम ही आया। क्लियर है। और डायबिटिक वाले में आप लोग देखो ध्यान से देखो, मतलब हमें ये वाली बात तो मालूम थी कि 1 घंटे में वो बढ़ा हुआ दिखेगा, पर 1 घंटे के बाद देखो वो ऑलमोस्ट स्टडी सा हो गया है, यानी कि ग्लूकोज घट नहीं रहा है, मतलब वो स्टडी ही रह गया है। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रही है वाली बात? और ये बात भी देखो आप लोग, 126 से हमारे को वैल्यू क्या मिल रही है? ज़्यादा मिल रही है। ये बात देखने के लिए मिल रही है आप लोगों को। ठीक है, और अगर हम लोग डाटा से भी कंपेयर करें तो देखो डायबिटिक वाले केस में 126 से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी कब? फास्टिंग के अंदर। ठीक है, और क्या हमारे को फास्टिंग के अंदर, मतलब जो हमने बिल्कुल एडमिनिस्टर करा, देखो क्या लाइन 126 से ऊपर है, देखो दिख रही है आप लोगों को? ये देखो जूम कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, देखो लाइन 126 से ऊपर है। ठीक है, और दूसरी बात, जब हम लोग 2 घंटे बाद को चेक करो, मेन तो 2 घंटे बाद ये वाला जो है 126 से कम है नॉर्मल वाला, और ये वाला देखो क्या 126 से ज़्यादा है या नहीं? 200 के ऊपर है ये। ठीक है, और ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है पर एक्चुअली 200 होना चाहिए, सॉरी यार यहाँ पर गड़बड़ है, 200 के ऊपर होगा। ठीक है गाइस, तो आवर्स आफ्टर ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्लियर है भाई? तो क्या आपको ये वाला ग्राफ समझ में आया? और अगर भाई साहब मान लो अगर आप ये वाला ग्राफ वगैरह बना कर क्या होगे और डायग्नोसिस में लिख कर क्या होगे तीनों टेस्ट को, तो डायग्नोसिस समझ में आ गई पहले आपको? डायग्नोसिस हमारे को तीनों टेस्ट समझ में आ गए। सबसे पहला कौन सा पढ़ाया? HbA1c वाला पढ़ाया,
दूसरे नंबर पर पड़ा है फ्री फैटी एसिड एस्टिमेशन और बताया आखिर ये QC को चेक करने में मदद करता है। और तीसरा वाला जो मैंने आपको बताया वो था GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। और याद रखना इसके ऊपर शॉर्ट नोट अक्सर आ जाती है, बायोकेमिस्ट्री में भी आ जाती है, इसमें भी आ जाती है, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री वाला भी ऑलमोस्ट ये कवर हो गया GTT, इसमें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, GTT सेम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करने वाले एक्शंस ऑफ इंसुलिन की, कि आखिर यार इंसुलिन अपना काम कैसे करता है। इट इंक्रीजेज द ग्लूकोज अपटेक बाई द इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज रिसेप्टर GLUT4, ठीक है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ये, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इनसाइड द स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल, स्मूथ मसल, एडिपोसाइट्स, WBCs, आई लेंस एटसेट्रा। ये वेरियस प्लेसेस है जहाँ पर GLUT4 मिलता है। आपको एक्चुअली 3 चीज़ें तो बिल्कुल एकदम रट लेनी है, स्केलेटल मसल, एडिपोसाइट्स एंड कार्डिक मसल। एकदम मैं आपसे भूले भटके कहीं पूछ लूँ तो या तो आप ऐसे बोल दो कि सारी मसल्स सर, स्मूथ, कार्डिक और स्केलेटल मसल, और एडिपोसाइट्स तो बोलना ही बोलना है। समझ में आ रही है वाली बात। अगर आप एडिपोसाइट्स नहीं बोल रहे हो तो आप गुनाह कर रहे हैं, समझ लो, इंसुलिन के आप गुनहगार हो। और फिर जब इंसुलिन सलाह देता है तो भैया फिर पास होने के लिए तो यार मेहनत करनी पड़ेगी, फिर तो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ही। इसीलिए कह रहे हैं इंसुलिन को नाराज़ नहीं करना है। इंसुलिन के लिए क्या बोल देना है, एडिपोसाइट जरूर बोल देना है और तीनों मसल्स के नाम बोल देना है, क्लियर है। और कौन सा रिसेप्टर है ये बात याद रख लेनी है, 3 चीज़ याद हो जाएंगी, GLUT4 है, तीनों मसल्स हैं, एडिपोसाइट्स है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है स्टिमुलेट। ये किस चीज़ को स्टिमुलेट करता है, जैसे सबसे पहला था ग्लाइकोलिसिस, जिससे ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोजेनेसिस, जिससे जो ग्लूकोज होता है ना, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजेनेसिस, समझ में आ रहा है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ठीक है। अमाइनो एसिड अपटेक को इंक्रीज करता है, डिक्रीज प्रोटीन ब्रेक डाउन, ठीक है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज के अंदर कम करता है, अमाइनो एसिड का अपटेक इंक्रीज करता है। प्रमोट सिंथेसिस ऑफ फ्री फैटी एसिड एंड टीएजी और फ्री फैटी एसिड के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, डिप्रेस ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, इसको डिप्रेस करता है। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो कंप्लीट वीडियो वो मेरे चैनल पर है, आप लोग वहाँ से जाकर के उसे चेकआउट कर सकते हो। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है, जो वेरियस तरीके के फैटी एसिड्स हुए, प्रोटीन्स हुए, उनसे जो ग्लूकोज बनता है ना, उसका फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग देखो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को, क्योंकि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज का काम होता है टीएजी से फ्री फैटी एसिड, तो इसको भी बंद करेगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलिन सिक्रीशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अरे भैया एक चीज़ सुनना, जो अभी मैंने आप लोगों को काम बताए कि भैया ये काम है, अगर मान लो ग्लाइकोजीनोलाइसिस अगर ये ज़्यादा हो रही है तो क्या ये अब स्टिमुलेट करेगी कि तू बंद हो जा, है ना। यानी कि बॉडी में ये जब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्या अगर कार्बोहाइड्रेट बढ़ रहा है बॉडी में, ग्लूकोज बेसिकली मैं बोलूँगा, ग्लूकोज अगर इंक्रीज हो रहा है, फ्री ग्लूकोज, तो क्या ये बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। अमाइनो एसिड, फ्री अमाइनो एसिड, बीटा कीटो एसिड्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या स्टिमुलेट करेंगे, फ्री फैटी एसिड इंक्रीज हो रहे हैं, सब करेंगे। वेगस का स्टिमुलेशन, अब भाई नर्वस स्टिमुलेशन भी तो मालूम होना चाहिए, तो वेगस का स्टिमुलेशन करता है। ग्लू ऑफ हार्मोन्स देखो भाई, ग्लूकागॉन का इंक्रीज लेवल, सिक्रेटिन, CCK-PZ। अच्छा, इसका नाम क्या होता है ना, इसका नाम आप लोग कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है। CCK-PZ, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और गैस्ट्रिन, ये लोग भी क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिया ये भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। क्या होता है अभी बताते रहो, एक सेकेंड। इंक्रीज CAMP, एग्जाम्पल थियोफाइलिन, ये एक ड्रग है, इस ड्रग का नाम आप लोग को एग्जैक्ट याद रख लेना है। देखो एक चीज़ समझना, जब हम लोग बात करते हैं कि यार CAMP लेवल्स इंक्रीज होते हैं जब हमारे पास क्या बढ़ जाता है, खुद सोचो, जो CAMP है वो कब बढ़ेगा, मतलब CAMP बढ़ता है जब ग्लूकागॉन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, ग्लूकागॉन का जब सिक्रीशन ज़्यादा होता है तब CAMP बढ़ता है। अब CAMP यानी कि थियोपाइलिन हमने ड्रग दे दी, थियोपाइलिन ड्रग से क्या होगा, इसने बीटा सेल को जाकर के स्टिमुलेट करा और ये जो होता है CAMP बढ़ा दिया, CAMP बढ़ गया तो फिर क्या होगा, बीटा सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे कि अरे भैया CAMP बढ़ रहा है पर हमारे को तो क्या बढ़ाना है इंसुलिन अब सिक्रीट कराना है, क्योंकि ग्लूकागॉन ने अपना काम करके फ्री ग्लूकोज दे दिया, पर ये तो ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है। अब इस ग्लूकोज को क्या करना है, हमारे को इसे अदर फॉर्म में स्टोर कराना है। अदर फॉर्म में क्या कराना है, स्टोर कराना है।
तो फिर क्या इसका सिक्रीशन करवाएंगे हम लोग, क्या ये लोग भी हेल्प करेंगे इसके सिक्रीशन में? ऐसे करके देखो, मतलब जो सोर्स जा करके ग्लूकोज को बढ़ा रहे हैं, क्या वही बीटा सेल्स को एक तरीके से स्टिमुलेट करेंगे कि आप रिलीज करो? बोलो क्लियर है या नहीं है? ठीक है सर। तो हम लोगों ने बोला ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का जो मैकेनिज्म एक्शन का, अगर मैं उसको डिस्कस करूँ थोड़ा सा आगे, जब मैं आप लोगों को बताऊंगा मेथड्स ऑफ या इंसुलिन सिक्रीशन कैसे कंट्रोल होता है, तो बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग है ना इसे भी थोड़ा सा होल्ड पर रखो, और अगर आप लोगों को देखना है ना तो देखो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके देख लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप लोग कौन कौन इनिबिट करता है। इंसुलिन ज़्यादा हो गया तो क्या इनिबिट करेगा? ग्लूकागॉन ज़्यादा हो गया तो स्टिमुलेट होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, पोटेशियम डिप्लीशन। अब ये वाला भी थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बताएंगे तो बेटर रहेगा। तो अब ये पोटेशियम डिप्लीशन वाले को थोड़ा सा होल्ड पर रख लें, नीचे डिस्कस करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टारवेशन। स्टारवेशन भी क्या करेगा? इनिबिट करेगा, क्योंकि भैया हमारे को ग्लूकागॉन कब बढ़ाना है, वो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ग्लूकागॉन यानी कि ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है बॉडी को स्टारवेशन में। डिक्रीज सीएमपी लेवल्स है ना, जैसे बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं, अभी आपको बताएंगे इनके बारे में। बीटा ब्लॉकर्स के बारे में थोड़ा सा नीचे बताते हैं अभी आपको। ठीक है, आखिर ये क्या करते हैं? और वेगोटॉमी, वेगस का कट कर दिया, तो फिर हम लोग ऐसे में कैसे इंक्रीज कर पाएंगे? वेगल स्टिमुलेशन से इंक्रीज हो रहा था ना। ठीक है, अब देखो यार एक चीज़ समझना, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इनको पूछा जाता है, देखो सुनो, जो भी एडिपोज टिश्यू होते हैं ओबेस पर्सन के, उनके अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है किसका? एक्शन ऑफ इंसुलिन का नॉर्मल एडिपोज टिश्यू के कंपैरिजन में। तो अगर मान लो कि यार अब लिवर है, लिवर के अंदर ग्लूकोज एडिपोसाइट्स, अब देखो सुनो सीधी बात बता दो मैं आप लोगों को किस तरीके से प्रोसेस चल रही है। देखो लिवर होता है लिवर, तो देखो सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लिवर के अंदर बना हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस मान लो चली, ग्लूकोज बना, और ये जो ग्लूकोज है, क्या ये जो ग्लूकोज है ये अब कहाँ पर आएगा? ब्लड स्ट्रीम में आएगा। ब्लड स्ट्रीम में जाकर के कहाँ जाता है स्टोर होने के लिए? एडिपोसाइट्स में जाता है स्टोर होने के लिए। पर अब एडिपोसाइट्स ने तो लगा दिया बैन ओबेस पर्सन के अंदर, हम नहीं ले सकते, तो क्या ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा? क्या हाइपरग्लाइसेमिया होगा? क्या इस हाइपरग्लाइसेमिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस। तो क्या डायबिटीज़ मेलाइटस कॉमन हो गया? ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो इंसुलिनेमिया हो जाना, ये डिसलिपिडेमिया हो जाना, डिसलिपिडेमिया का तो मतलब लिख रहा है हाई सर्कुलेटिंग फ्री फैटी एसिड, ये वाली बात समझना आप लोग बहुत ध्यान से। इंसुलिनेमिया होगा ऐसी कंडीशन में डिसलिपिडेमिया। देखो सुनो थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करो कि लिवर है, लिवर ने क्या चलाया? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस से बनाया ग्लूकोज नहीं जा पा रहा है एडिपोसाइट्स के अंदर, है ना। अगर ग्लूकोज एडिपोसाइट्स के अंदर नहीं जा पा रहा है तो क्या हो गया भैया? ग्लूकोज का कलेक्शन हो गया ब्लड के अंदर, ग्लूकोज का कलेक्शन हो गया ब्लड के अंदर, बन गया हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया से क्या बोल सकते हैं हम? और इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो गया, तो इंसुलिन भी कहीं ना कहीं ब्लड स्ट्रीम में आ गया, तो इंसुलिनेमिया। समझ में आ रहा है? और दूसरी बात डिसलिपिडेमिया। डिसलिपिडेमिया क्या होगा? क्योंकि यार फ्री फैटी एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर यार ये एक्शन नहीं हो रहा है तो भाई एक्चुअली में क्या हो रहा है? जो एडिपोसाइट्स है, एडिपोसाइट्स का नंबर, एडिपोसाइट्स कब रेजिस्टेंस हो रही है? जब उनका फ्री फैटी एसिड ज़्यादा होता है, तो डिसलिपिडेमिया, इसीलिए हाई सर्कुलेटिंग फ्री फैटी एसिड। और ये खतरनाक है क्यों? क्योंकि अगर मान लो फिर से वही कंडीशन आ गई कि ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पा रहा, यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में जो बॉडी है वो क्या करेगी? फ्री फैटी एसिड पर आ जाएगी और फिर कीटोएसिडोसिस करेगी, तो खतरनाक कंडीशन आ गई आगे उस पर्सन के अंदर। ठीक है, तो और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम या सिंड्रोम एक्स। ये कटा हुआ नहीं है भाई, सिंड्रोम एक्स है ये। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इंसुलिन के रिसेप्टर्स कैसे होते हैं। तो यार देखो इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं उनके अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना गाइस। अब ये जो 2 अल्फा यूनिट होती है एक्स्ट्रा सेलर होते हैं, 2 बीटा यूनिट इंट्रा सेलर होती है। जो 2 अल्फा यूनिट होती है ये साइट फॉर इंसुलिन बाइंडिंग होती है, फिर जो इंट्रा सेलर होती है साइट फॉर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। क्या मतलब सर? ये देखो ये हमारे पास है नॉर्मल लेवल, ठीक है, ये सेल लेवल है। अब सेल के ऊपर अगर मैं 2 अल्फा यूनिट ड्रॉ कर दूँ ऐसे करके, और इसके नीचे होती है ऐसे करके 2 बीटा यूनिट, ठीक है, ये बीटा ये अल्फा है। अब मेरी बात समझना, इंसुलिन आएगा, फंसा लिया इन्होंने इंसुलिन को अपने जाल में, इसके पास थे रिसेप्टर, और नीचे है टायरोसिन काइनेज एंजाइम। तो अब ये जो एक्शन है क्या ये स्टिमुलेट कर देगा टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी को? तो यही तो लिख रहा है मेरे भाई, 2 अल्फा सब यूनिट जो एक्स्ट्रा सेलुलर हैं ये इंसुलिन के बाइंडिंग को स्टिमुलेट करते हैं, वेयर एज तो बीटा सब यूनिट हैं वो इंट्रा सेलुलर हैं, सेल के अंदर की तरफ हैं, ये क्या करते हैं? टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी को गाइड करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब इंसुलिन कैन ऑल्सो बाइंड टू IAF1 रिसेप्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ठीक है, ये होता है इसका IAF1 रिसेप्टर का मतलब, ठीक है, ये याद रख लो केवल बस। पर मैं आप लोगों को इतना बताऊंगा कि यार ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक चीज़ होती है
जो उसके ना 2 रिसेप्टर होते हैं, IF1 IF2, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी 2 तरीके के होते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2। अभी जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है ना, ये दोनों जगह काम कर सकता है। मतलब मान लो अगर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है, जैसे कि IGF, ये G है सॉरी, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है, ठीक है, ये दोनों रिसेप्टर 1 और 2 दोनों रिसेप्टर पर काम कर सकता है। पर जो हमारा, और IGF2 भी सेम दोनों रिसेप्टर पर काम कर सकता है, मतलब 1 भी दोनों पर काम करेगा, 2 भी दोनों पर काम करेगा। पर हमारा जो इंसुलिन है वो केवल किस पर काम करेगा, फर्स्ट वाले रिसेप्टर पर, ठीक है। और टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेटेड एक्शन। यार ये वाली जो चीज़ है ना, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में, मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। इसको बहुत अच्छे से समझना, फॉस्फोराइलेटेड एक्शन को मैंने उस टाइम बहुत अच्छे से बताया है। और इस फॉस्फोराइलेटेड इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंसुलिन का इफेक्ट, यानी कि ग्लूकोज को हमें कम करना है, क्लियर है। अब इंसुलिन सिक्रीशन को देखो बीटा सेल से किस तरीके से होगा, ठीक है, चलो देखते हैं। अब ये ग्लूकोज है, बीटा सेल के अंदर होता है GLUT2 रिसेप्टर, GLUT2 से ग्लूकोज आया अंदर, ग्लाइकोलाइसिस हुई, ATP इंक्रीज हुआ, ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को मालूम पड़ गया ATP इंक्रीज हो रहा है, ATP इंक्रीज हो रहा है, अब बंद हो जाओ, ATP पोटेशियम सेंसिटिव चैनल हो गए बंद, तो पोटेशियम क्या इंट्रा सेलुलरली जमा होना चालू हो जाएगा, तो अंदर की तरफ पॉजिटिव, बाहर की तरफ बन जाए नेगेटिव, डीपोलराइजेशन हो गया। डीपोलराइजेशन को कैल्शियम BGC ने कर लिया सेंस, एक पर्टिकुलर लेवल का तो सेंस करेगा, और कैल्शियम का कर दिया इनफ्लक्स, ध्यान से, कैल्शियम का कर दिया इनफ्लक्स, और कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाकर के बाइंड करा, गोल्जी बॉडी से आकर के मिला, उन गोल्जी बॉडी ने कहा हमारे पास इंसुलिन के कुछ पैकेट्स हैं, तो बोला आप बाहर दे दो, ठीक है, तो इंसुलिन क्या हो गया, बाहर आ गया ऐसे करके। अब हम लोग जो कह रहे थे, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हम लोगों ने एक बात जो बोली थी, जो मैंने आपको उस टाइम में बताई थी, देखो वो थी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, ये कैसे काम करती हैं। एक्चुअली इस पोटेशियम चैनल को ये अपने आप इनहिबिट कर देती है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिख रहा है, जैसे कि जो है ना, वो क्या है, आपके पास ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो आती है अलग अलग तरीके की आती है, जो कि इस तरीके पोटेशियम चैनल को, सल्फर ड्रग्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी मेटफॉर्मिन वगैरह आती हैं, ये सब क्या करती हैं, ये सब पोटेशियम चैनल को क्या करती है, ब्लॉक करती है, क्लियर है। ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल पूरा लिख करके आना, ठीक है। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ब्लॉक्स दी ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, और ये ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल मालूम है कहाँ से आया, अब समझ में आया, बीटा सेल्स के अंदर ही एम्बेड। बट तो मैंने मेरी एक बात याद रखना कि मैंने अभी आप लोगों से जैसे बोला कि जो मेटफॉर्मिन के बारे में, ठीक है, एक्चुअली जो मेटफॉर्मिन होता है वो डायरेक्टली इनहिबिट नहीं करती है, ठीक है, वो इनडायरेक्टली काफ़ी सारे सेलुलर मैकेनिज्म्स होते हैं उनके थ्रू करती है, क्लियर है। अब अगर आप लोगों को नाम चाहिए, देखो सल्फोनिल यूरिया, देखो एक तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, सल्फोनिल यूरिया कंप्लीट ही कर देते हैं, एक सेकंड। इसके अलावा देखो और भी होती है, जैसे कि ग्लिबेनसेलामाइड है ना, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ग्लिबेन क्लेमाइड। अब ये आप लोग आगे पढ़ोगे, पर ठीक है मैंने अभी भी लिख दिया है, तो बस इतना ही याद रखो, इतना ही पूछेंगे तुमसे, कोई ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है। अब देखो सुनो, डायएज़ोक्साइड थायाजाइड डायूरेटिक्स है ना, इनहिबिट बीटा सेल्स डिक्रीज इंसुलिन, ये वाली बात तो मैंने आप लोगों को बता दी कि जो डायऑक्साइड होती है, थायराइड होती है, ये सब क्या करती हैं, ये बीटा सेल्स को इनहिबिट करती हैं। क्या मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था ये वाला पॉइंट वगैरह, डायजाइड एंड थायोक्साइड का नहीं आया क्या वाला पॉइंट, चलो ये बता देते हैं। एक्चुअली डायजाइड और थायराइड क्या होती है, डायूरेटिक्स ड्रग होती है, ठीक है। ये क्या होती है, डायूरेटिक्स होती है, ये इनहिबिट करती हैं किसको, बीटा सेल्स को, बीटा सेल्स की एक्टिविटी को डिक्रीज करती हैं। और बीटा सेल्स की अगर एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो क्या इंसुलिन को इनहिबिट कर दिया जाएगा, बिल्कुल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यार देखो, वैसे तो हर कोई इस वाले पॉइंट को नहीं लिखता है एग्जाम में, और ना ही कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर तभी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ यार, हमारे पास जो इंसुलिन होता है सबसे पहले किस फॉर्म में होता है, प्री प्रो इंसुलिन होता है। कौन सा होता है, प्री प्रो इंसुलिन। अब ये जो प्री प्रो, अरे भाई ये तो देखेगा भी नहीं, देखो प्री प्रो इंसुलिन जो होता है, मैं यहाँ पर देख देता हूँ, प्री प्रो इंसुलिन ये हमारे पास शुरुआत में होता है, ठीक है। कितने अमाइनो एसिड का होता है, 104 अमाइनो एसिड का होता है, ठीक है, जब ये उसमें सिंथेसाइज होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसमें से मेरे को घटा देनी है 23 अमाइनो एसिड, ठीक है, फ्रॉम इट्स C टर्मिनल। अब ये क्या होता है, N और C टर्मिनल, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये सिंगल चेन है, इसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं C और N। इस C से मेरे को 23 अमाइनो एसिड क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं, तो फिर मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, प्रो इंसुलिन, देखो ये रहा प्रो इंसुलिन मिल जाएगा, जो कि कितने का होता है, 81 का होता है, 81 अमाइनो एसिड्स का होता है, ठीक है, 81 अमाइनो एसिड। इसके अंदर कॉम्पोजिशन होता है 31, ठीक है, और सॉरी 21, 30 और 30 का होता है, सॉरी 21, 30 और 30 का होता है, क्लियर है। और देखो ये रहा, A चेंज होती है उसके अंदर 21 है, B चेंज होती है उसके अंदर 30 है, और जो C चेंज होती है उसके अंदर कितने होते हैं, 30 होते हैं, क्लियर है। 21 A चेन, B चेन, C चेन, क्लियर है, A B C। और अब हम लोग इस C चेन को भी हटा दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रॉपर अपना जो मैच्योर इंसुलिन है वो बन जाएगा हमारे को, क्लियर है। और इस मैच्योर इंसुलिन में देखो 21 और 30 के तो 51 अमाइनो एसिड यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, क्लियर है बस। तो भाई ये है सबसे छोटी वीडियो, मतलब मुझे जो लगता है कि हाँ यार इससे ज़्यादा मतलब छोटी कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और यही है भाई इसका एंड। और भाई मैं बता रहा हूँ, मतलब पूरे यूट्यूब पर सबसे छोटी वीडियो यही मिली 27 मिनट में, जिसमें मैंने पूरा आपको क्या कवर करा दिया है, पूरा टॉपिक कवर करा दिया आपको, पूरा पेनक्रियाज। मतलब अगर आप इतना देख जाओगे ना तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, जाओ पूरा पेपर आप अच्छे से लिख करके आओगे, सब चीज़ अच्छे से लिख करके आओगे, सब बढ़िया तरीके से एकदम क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे, ठीक है। और फिर मेरी बेस्ट विशेष रही आपके साथ, तो यार वीडियो कर देना लाइक,
चैनल को कर देना शेयर और अपने दोस्तों से करवा दो यार सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन गुड बाय।